दृष्टि का जो अपडेटेड करंट अफेयर का बुक आया है उसमें मैंने क्या किया है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसको 10 की हेडिंग में डिवाइड किया है। और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। तो देखो, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको जो जानने वाली चीज़ है वो क्या कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। तो दिबांग वैली में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। और ये दिबांग वैली कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है, तो जो दो रिवर है, कौन सी, दरी और टैंगोन, जिसको तालो रिवर भी बोलते हैं, इसके वाटर की कैपेसिटी जो है उसको हम हार्नेस करेंगे और वाटर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये दरी रिवर जो है, ये दरी रिवर किस में आके मिलती है, मैथुन रिवर में मिलती है। और इटालियन विलेज के पास आकर के ये किस रिवर में मिल जाती है, टैंगोन विलेज में मिल जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, तालो रिवर भी बोलते हो। ठीक है, और जब ये इटालियन विलेज से आगे बढ़ती है तो इस रिवर को हम किस नाम से जानते हैं, दिबांग से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसी सिस्टम में हमने क्या किया है, दरी रिवर पे एक डैम बनाने के लिए प्रपोज है और दूसरा जो है टैंगोन रिवर पे एक डैम बनाएंगे। टॉल कैपेसिटी कितनी है हमारी, तो 3097 मेगावाट है। बेसिकली दो डैम बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो, बेसिकली जो दरी रिवर है उससे हम 19.6 मेगावाट, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो दरी रिवर है उससे हम 19.6 मेगावाट एनर्जी हार्नेस करेंगे। और जो आपकी तालो रिवर है इससे हमें चाहिए होगी 7.4 मेगावाट की एनर्जी। क्लियर हो गया। चलो देखो, एक और प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, नाम क्या है उसका, टाटो सेकेंड। ठीक है, ये जो टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शी योमी डिस्ट्रिक्ट में होगा। या अब अगर आप बात करिए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 700 मेगावाट होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में ये बताया गया है कि स्किल इंडिया मिशन की 10th एनिवर्सरी हो चुकी है। तो स्किल इंडिया मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कब लॉन्च हुआ था स्किल इंडिया मिशन, तो 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। कब, क्या था 15 जुलाई 2015 को, वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे इंडिया में 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस साल क्या गया है, 2025 में क्या किया गया है कि जो स्किल इंडिया मिशन है इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया, यानी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था 4.0, इसमें जो आप एआई की ट्रेनिंग दे रहे थे, 5G की ट्रेनिंग दे रहे थे, या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे थे, इसको। फिर आपका जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम था जिसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें 1500 रुपये मंथली जो है आप स्टिपेंड दे रहे थे। उसके अलावा जो आपका जन शिक्षण संस्थान था, इन सबको क्या किया गया है, मर्ज करके स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा, स्किल इंडिया से पहले भी इंडिया में क्या है, एक कौशल योजना चलती थी। क्या नाम था उसका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। किस ईयर में ये लॉन्च हुई थी, 2014 में लॉन्च हुई थी। अब चलो नेक्स्ट देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, इसने क्या किया है, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। किस डेट पे, 15 जुलाई 2025 को। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2023-24 के लिए की है। बेसिकली इस रिपोर्ट में जो दो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। पहला चीज़ ये कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ गया है इस साल, यानी 2023-24 में। NHAI ने ये रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने टोटल 6634 किलोमीटर, 6634 किलोमीटर्स का क्या किया, हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है, जो पिछले साल से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, और एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि इस कंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन किया है वो क्या है, कम हो गया है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि NHAI ने जो है कंस्ट्रक्शन तो ज़्यादा किया है बट उनका जो ग्रीन हाउस गैस का इंटेंसिटी है वो कम हो गया है। क्लियर हो गया। चलो देखो, नेक्स्ट जो है एक अवार्ड है, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25। देखो इसकी थीम क्या थी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, इसमें एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है अवार्ड्स के लिए, दैट इज सुपर स्वच्छ लीग। अब देख लेते हैं सुपर स्वच्छ लीग में किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले हैं। तो अगर जो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है उसमें नंबर 1 पे इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश का है, नंबर 2 पे सूरत है गुजरात, नंबर 3 नावी मुंबई महाराष्ट्र, नंबर 4 पे विजयवाड़ा है, बट हम टॉप 3 ही याद करेंगे। उसके बाद 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो नंबर 1 पे हमारा नोएडा है, नंबर 2 चंडीगढ़ है और नंबर 3 मैसूर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे उज्जैन है, गांधीनगर है 5 पे। तो इतना डिटेल में नहीं, टॉप 3 याद करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रेसिडेंशियल अवार्ड में मिले हैं, किसके लिए, स्वच्छ शहर के लिए, जिसमें नंबर 1 पे आपका क्या है, अहमदाबाद है, नंबर 2 भोपाल है और नंबर 3 लखनऊ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो जो ऊपर वाले 3 अवार्ड मिले हैं ये वाले, इंदौर, सूरत और नावी मुंबई को, ये किसके लिए मिले हैं, सुपर स्वच्छ लीग के लिए मिले हैं।
जबकि अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को किस लिए मिले हैं, तो ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, ठीक है। अब देखो एक मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी मिला है, ये स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड है, किसके लिए दिया गया है, स्वच्छ महाकुंभ के लिए। कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है। तो ये स्पेशल इनिशिएटिव जो था स्वच्छ महाकुंभ का, उसका अवार्ड किसको दिया गया है, प्रयागराज को दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी अवार्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस ओवरऑल चेक कर लेते हैं। तो ये समझो कि इस पूरे अवार्ड में 20 सिटीज ऐसी हैं यूपी की जिनको अवार्ड दिया गया है, जिसमें से लखनऊ जो है आपका स्वच्छ सिटी में, जिसमें की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, लखनऊ को कौन सी रैंक आई है, 3rd रैंक आई है। उसके बाद जो है आपका आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर लाइन से है आपका 10 नंबर पे आगरा है, 11th गाजियाबाद, 12th प्रयागराज और 13 पे कानपुर है, ठीक है। अगर 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन में चेक किया जाए तो 4th नंबर पे गोरखपुर है, 10th नंबर पे आपका मुरादाबाद है और 11th नंबर पे आपका मथुरा वृंदावन है। क्लियर हो गया बात। जबकि अगर आप नॉर्मल बात करिए स्वच्छ शहर में 3 से 10 लाख में, तो बिलासपुर, जमशेदपुर, इन सबको भी अवार्ड मिले हैं 1st, 2nd, 3rd में। चलो एक और अवार्ड जो है यूपी के हिस्से आया है, दैट इज क्लीनेस्ट गंगा सिटी। कौन सा है, प्रयागराज है। चलो अच्छा, इस अवार्ड को, ये जो अभी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय का अवार्ड था, तो ये याद रखिएगा कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिया था। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो किसका है, तो ये याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, ठीक है। ये वाला जो अवार्ड दिया गया है ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने दिया है। जबकि जो आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है वो किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अब इसमें जो टॉप 3 सिटीज थी उसमें क्या था, इंदौर, जबलपुर और आगरा है, ठीक है। अब जबकि हमारा जो अभी स्वच्छ है इसमें कौन है, इंदौर, सूरत और नावी मुंबई है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकता है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण है और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखो 3rd नंबर पे आगरा है, जबकि इस वाले में 3rd नंबर पे लखनऊ है, फिर कानपुर है, फिर प्रयागराज है। कैटेगरी 2, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो एक बार आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपकी करंट अफेयर है वो क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस डेट पे लॉन्च हुई है, तो 16 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई है। कितने टाइम पीरियड के लिए लॉन्च हुई है, तो 6 ईयर का टाइम पीरियड है। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लेकर के 30-31 तक के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो, इसका टारगेट क्या होगा, 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट होंगे, यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस लो है उसको हम इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में इंक्लूड करेंगे 6 साल के लिए। अब देखो मेन पैरामीटर क्या होंगे, तो पहला पैरामीटर आपने लिया है सेलेक्ट करने के लिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट डिसबर्समेंट है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो वाले डिस्ट्रिक्ट लेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कम मिलता है फार्मर्स को। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एनुअल जो फाइनेंशियल आउटले, यानी 6 साल के लिए तो सारा एक साथ बजट नहीं दिया गया है, ये हम ईयरली बेसिस पे करेंगे। किसके लिए है, 24,000 करोड़ का एनुअल आउटले है, ठीक है। और इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना कमेटी भी बनाई जाएगी जो इस पीएम धन धान्य कृषि योजना को मॉनिटर करेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाएगी, बल्कि जो डेवलपमेंट होगा वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, प्लॉटरी, फिशरी, बी कीपिंग, फॉरेस्ट्री। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम फार्मर्स के इनकम से उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारे फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनकरेज करेंगे कि जो आपका एरियाज हैं वो डेवलप करें, ठीक। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आपसे बताया गया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, 2025 में लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसको किस नाम से लॉन्च किया गया है, खेलो भारत नीति 2025, ठीक है। ये क्या करेगा, जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी आई थी 2001 वाली, इसको रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे अब नया खेलो भारत नीति आ गई है 2025 की, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पेशल फोकस किया गया है 2026 के ओलंपिक गेम्स पे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2036 के ओलंपिक होने कहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं, इसके की पिलर्स क्या हैं, तो ये ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंस चाह रहे हैं। अब ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंस के लिए ये क्या करेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स को यूज़ करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली ये क्या करेंगे, पोटेंशियल देखेंगे स्पोर्ट्स का इंडिया के इकोनॉमी में कि किस तरीके से हम
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या कर सकते हैं, इनोवेशन और फंडिंग मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स को ये यूज़ करेंगे सोशल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वीकर सेक्शन, वुमेन या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम क्या करें, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट में आप क्या देखोगे, स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट, ताकि एक नेशन वाइड जो है आपका कल्चर बिल्डअप हो सके, स्पोर्ट्स का कल्चर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, एनईपी जो आपकी आई है 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पोर्ट्स को क्या करेंगे, एजुकेशन के साथ मर्ज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 2015 में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हुई थी जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन सब की ऑलमोस्ट 10th एनिवर्सरी हो रही है। तो 2025 में ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि जैसे हमारे स्किल इंडिया है उसकी 10th एनिवर्सरी हो गई, फिर आपका डिजिटल इंडिया की भी अब क्या है 10th एनिवर्सरी है। तो ये भी कब लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो डिजिटल इंडिया है, जो हमारा विजन 2047 था, इसके लिए इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया है। बेसिकली इसने क्या किया, यूथ, पुअर, वुमेन और फार्मर्स को स्ट्रेंथन किया है और इनकरेज किया है थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, थीम क्या है इसका इस बार का, पावर टू एम्पावर। ठीक है, इसी टाइम पे एक स्टेट ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने पब्लिश किया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो G20 कंट्रीज हैं उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी रैंक पे है, 3rd रैंक पे है। किसके लिए, इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन, यानी हम तेजी से अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिजिटल इंडिया में क्या क्या हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, फिर 2016 में हमने क्या किया, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च की। 2017 में हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN जो है इसको लॉन्च किया। 2018 में हमने जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान लॉन्च किया, नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे बट एक बार आप देख लीजिए। 2019 में हमने क्या किया, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च की। 2020 में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ। 2021 में उमंग जो ऐप थी उसका इंटरनेशनल वर्जन जो है उसको लॉन्च किया गया। 2022 में नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन स्टार्ट किया गया। 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया और 2024 में इंडिया में क्या हुआ, ग्लोबल इंडिया AI समिट होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा डिजिटल इंडिया से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में यहाँ पे था। 2 चीज़ें और हैं उसको देख लीजिए। तो टेलीकॉम डेंसिटी की बात की जाए इंडिया में तो कितनी है, इस वक्त करंट में 84.49% है, जबकि प्रीवियसली ये कितनी थी, 75% थी। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि टेलीकॉम पेनिट्रेशंस जो है वो इंडिया में बढ़ गए हैं। दूसरा क्या है, इंडिया AI मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन था, इसके भी क्या हो गए, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की बात की 25 जून 2025 को जो है ये इसके पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि ये कब लॉन्च की गई थी, तो 25 जून 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, टोटल 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि इसमें हम AI और टेक्नोलॉजी को यूज करें, CCTV कैमरा, इलेक्ट्रिक बसेस, स्मार्ट बस स्टॉप, वाईफाई हॉटस्पॉट, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम। इसको हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि ये 100 सिटी में जितने भी प्रोजेक्ट बताए गए थे उसमें 95% प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं 10 साल में। ठीक है, और बाकी के जो 5% है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं जल्दी। नेक्स्ट जो है वो आपका अमृत मिशन है। तो पहले आप अमृत मिशन का फुल फॉर्म देख लीजिए, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कब लॉन्च हुआ था, तो 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। देखो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, वाटर सेंट्रिक नेशनल अर्बन स्कीम है। बेसिकली इसका एम क्या है, बेसिक सर्विसेज जो है जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज नेटवर्क या फिर ड्रेनेज, इन सबको सही करना है। कितनी सिटीज़ इनका टारगेट है, तो 500 सिटीज़ हैं, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटीज़ में 100 है, PM धन धान्य कृषि में भी 100 है, लेकिन जो आपका अमृत मिशन है इसमें आपकी 500 सिटीज़ ली गई हैं। इनके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैप वाटर कनेक्शन किया जाए, सीवर कनेक्शन किया जाए, ग्रीन ओपन स्पेस हो यानी पार्क वगैरह डेवलप हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किसका हो रहा है, इलेक्टोरल रोल्स का हो रहा है। कहाँ पे, बिहार में। देखो नाम से पता चल रहा है इंटेंसिव रिवीजन है, यानी आप क्या करोगे, डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन कराओगे किसका, जो आपका वोटर कार्ड है उसका
ताकि नई वोटर लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर किया जा सके। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी वोटर जो है वो छूटे नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, नो एलिजिबल वोटर इज लेफ्ट आउट वाइल नो इन एलिजिबल पर्सन इज इंक्लूडेड। ठीक है, देखो इससे पहले भी बिहार में 2023 में एक बार ये इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है और 2025 में दोबारा से हो रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, जो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस हुआ था उसमें क्या है, उसका फर्स्ट असेंबली हो रहा है। 2023 में इसको फॉर्म किया गया था, अब इसकी वापस से मीटिंग हुई है। ठीक है, पहले देखो 7 मेजर बिग कैट कौन कौन सी है, तो लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जगुआर और पुमा है। तो इन सातों में से आप देखिए टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और चीता ये आपको इंडिया में मिलते हैं, लेकिन जगुआर और पुमा इंडिया में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका हुआ क्या था, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2023 में जब आपकी 15 एनिवर्सरी थी किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और उसकी 15 एनिवर्सरी पे मैसूर कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस को लॉन्च किया था। ठीक है, 9 कंट्रीज उस वक्त इसकी मेंबर थी, कौन कौन सी हैं, भूटान है, कंबोडिया है, इस्वातिनी है, गुयना है, इंडिया है, लीबिया है, सूरीनेम, सोमालिया, कजाकिस्तान। तो मेनली ये जो 9 कंट्रीज थी इसका मेंबर थी। अभी अगस्त में नेपाल ने भी क्या किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 10 न्यूज़ देखेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करके देखेंगे तो इजीली उसको हम रिटेन कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।